हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अपना आज विषय रहेगा कि अंतिम दिनों के अंदर रीट परीक्षा है, उसके ऊपर किस प्रकार से फोकस किया जाना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ाई की जानी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर अभी से भी अगर मैं तैयारी स्टार्ट करूं तो क्या मैं रीट पात्रता है वो क्लियर कर सकता हूं क्या, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, कुछ इंपोर्टेंट बातें करेंगे। रीट 2025 से आप सभी को पता है कि 27 फरवरी को आपका इसका एग्जाम होने वाला है। और इसकी स्मार्ट हम सिर्फ परी की बात करेंगे, यहाँ पे मेंस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेंस के लिए कोई रणनीति नहीं होती। मेंस के लिए रणनीति यही है कि आप क्या करो, अपना प्लानिंग सेट करके, अपना टाइम टेबल सेट करके उसकी तैयारी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, परी के लिए हाँ कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखते हैं तो प्री आपके पास आराम से हो जाती है। तो उसकी कुछ क्या करेंगे, वन बाय वन बात करेंगे। इससे पहले मैं एक बच्चों के मन में ये धारणा होती है कि हम तो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। बहुत से लोग तो पता नहीं कौन सी सोच के अंदर जी रहे हैं, उन्हें लगता है कि पहली बार कोई काम नहीं होता है, उन्हें लगता है कि पहली बार कुछ करते हैं वो नहीं होता है, पहली बार में सिलेक्शन नहीं होता। तो वो सोच रहे हैं कि पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो सर होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक। तो आप पहली बार तो दे रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि आप कहेंगे लास्ट बार दे रहे हैं, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक। तो वो समय आए उससे पहले मैं आपको चेताना चाह रहा हूं कि आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि पहली बार में ही होना है, एग्जाम में दोबारा बैठेंगे नहीं, इसी में होना चाहिए, उस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है। तो जो एकदम पहली बार तो आप अपने मन से सोचिए, आप सोचिए, पूछिए अपने मन से, आप ये चाहते हैं कि मैं तो पहली बार दे रहा हूं, होगा तो सही, नहीं होगा तो सही, तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, शायद ये काम का नहीं रहेगा आपके, ऐसे आपका समय वेस्ट होगा। लेकिन हाँ, अगर नहीं सीरियस सिलेक्शन लेना है, पहली बार दे रहे हैं तो क्या हुआ, पहली बार में लोग आईएएस बन जाते हैं, ये तो रीट है, तो हम तो देंगे। पहली बार के अंदर ही सिलेक्शन लेना, अगर आपकी ये सोच है, ये रणनीति, तो अच्छे प्रकार से आप मेरे साथ है वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपका सवाल यस होना चाहिए कि यस, इसी रीट के अंदर सिलेक्शन लेना, मैं इसी रीट के लिए क्या हूं, सीरियस हूं, तो ही आप इस चीज को अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। देखिए मित्रों, आपका जो सिलेबस है, क्योंकि अब अपने पास समय है वो कम है, तो आपका जो सिलेबस है पहले आप अपना आकलन कीजिए। ये हर किसी के लिए अलग अलग रहेगा, मैं कहूंगा आप अपने ऊपर लेके इन बातों को सोचना। मैं जो बता रहा हूं उसको आप फील कीजिए, महसूस कीजिए ईमानदारी के साथ, काफी हेल्प रहेगी आपकी एग्जाम के अंदर। अपना जो सिलेबस है, सिलेबस को मैं सिलेबस नहीं कह के 150 अंक कहूंगा। क्या कहूंगा, अपने जो 150 अंकों का जो पेपर आने वाला, इस पेपर को आप 3 भागों के अंदर बांट दीजिएगा। अलग अलग विषय होंगे, चाहे आपका L1 हो या L2 हो। एक ऐसा पार्ट बनाइए आप जो सरल है, जो आपको लगता है कि ये मुझे आता है, या मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है, बहुत सरल है, या मैं आराम से इसको यूं नहीं कि कर लूंगा नहीं। या तो विषय आपका कंप्लीट है, ईमानदारी से काम करना, मैं पहले से कह रहा हूं, या तो विषय आपका कंप्लीट है, या आपको सरल लगता है कि ये तो सरल है और मुझे आता है, सरल लगता है पर मैं कर लूंगा, तो उसको मध्यम में रखना है। वो आपके लिए सरल नहीं है, क्योंकि अभी अपन ने इसको कल के भरोसे छोड़ा हुआ है, वो कंप्लीट नहीं है। आप पहली कंडीशन के अंदर अपने ऐसे विषय रखिएगा जो आपको सरल लगते हैं, ठीक है, जो आपने कंप्लीट कर रखना, उन विषयों को आपको रखना है, उसको आप यहां पे रख सकते हैं। जैसे हो सकता है मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे मैं मेरी बात कर लूं कि भाई तो साइकोलॉजी सर सरल है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेंगे सर हिंदी है वो सरल है, गणित है वो सरल है, अलग अलग के लिए अलग अलग की मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो आप कुछ अपने ऐसे सब विषय है वो लिखिएगा कि ये सरल है या आपकी कंप्लीट है। क्या कंडीशन है इसकी, कि ये तो या तो आपके ये सरल होने चाहिए, या आपके ये क्या होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। इसको मैंने अच्छे से इसके नोट्स या जो भी मटेरियल था मेरे पास उसको याद कर दिया है, अब मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेरे सही हो रहे हैं क्वेश्चन, मैं उसके क्वेश्चन करता हूं, जो जो टॉपिक मैंने पढ़ रखे हैं उसके मैं क्वेश्चन करता हूं, तो मेरे काफी क्वेश्चन सही। तो देखो, एक दो क्वेश्चन हर चीज में स्वाभाविक है गलत होना, क्योंकि नया मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी क्या सर, लगभग 80% 90% क्वेश्चन मास से मेरे सही हो जाते हैं, उनको आप क्या कीजिएगा, एक श्रेणी के अंदर बांट दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपके सब्जेक्ट हो, किसी का हिंदी सरल होगा, लेकिन एक सरल होने से काम नहीं आएगा, हार्ड एक होगा तो चलेगा, सरल ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश कीजिए जो आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। दूसरी बात, कुछ बच्चे नए हैं कि सर हमने तो कुछ भी कंप्लीट नहीं किया, तो उसके लिए भी मैं बात करूंगा। दूसरा, कुछ विषय ऐसे होंगे सर इसको मैं पढ़ूंगा तो मेरे कंप्लीट हो जाएगा, इससे मुझे डर नहीं लगता, मुझे ये विषय हार्ड नहीं लगता है, मैं इसको अच्छे प्रकार से करूंगा, पढ़ूंगा, ये तो मेरे आराम से हो जाएगा कवर और मैं कर लूंगा, इसके लिए मुझे किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। उसको आप मध्यम कैटेगरी में रखिएगा। इसको आपको यहां पे रखना है कि हाँ ये विषय क्या है, इन विषयों को मैं आराम से पकड़ बना लूंगा, मुझे इसका कोई डर नहीं है। तीसरी आपकी कैटेगरी वो आएगी जिसमें आपको लगता है कि ये विषय मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है, जिसमें आपको क्या लग रहा है, डर लग रहा है कि शायद अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसका वजह ये विषय होगी, क्योंकि ये विषय मुझे नहीं आता। उसमें हाईएस्ट 2 विषय हो सकते हैं, 2 से 3 विषय अगर आपके कठिन है
तो आपके लिए काम थोड़ा सा क्या रहेगा, टेढ़ा रहेगा, क्योंकि 50% से ज्यादा का आपका सिलेबस कठिन लग रहा है तो फिर तो सीधी सी बात है कि अपन बाहर हो गए। ठीक है, ये भी एक सच्चाई है। तो मैं आपको ज्यादा भी यूं मतलब गुब्बारे की तरह फुलाना नहीं चाहूंगा, एक हकीकत है वही बताना चाहूंगा कि हार्ड के अंदर मैं तो कहूंगा कि किसी का एक विषय हार्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर आप अच्छे से उसको थोड़ा सा अपन मैनेज कर लेंगे। 2 विषय हार्ड है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा। लेकिन आप तीसरा बक्सा यहाँ पे और बना रहे तो फिर आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने सिलेबस को ऐसे 3 भागों के अंदर बांट लेना है विषय के अनुसार। उसके बाद दूसरा आपको इसका वेटेज निकालना है कि अच्छा मुझे जो विषय सरल लग रहे हैं उससे क्वेश्चन कितने आएंगे। आप कहोगे सर ये कैसी बात हुई, हर विषय से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ वो सही बात है, आपके विषय टोटल सरल कितने लग रहे हैं, किसी के 2 होंगे, किसी के 3 होंगे, किसी के 4 होंगे, वो उसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूं कि आप उसका वेटेज निकालिए कि साहब टोटल 150 अंक का क्या आने वाला है, पेपर आने वाला है। उसमें से मुझे मान लो किसी को 1 विषय, 2 विषय और 3 विषय सरल लग रहा है, तो इन 3 विषयों का जब आप टेस्ट दे देते हैं, इनका आप थोड़ी सी आप देखिएगा एमसीक्यू देखिए, इसमें से आपके जो जैसे 3 विषय सरल लग रहे हैं, मतलब 90 नंबर का मटेरियल आपको है वो रीट का सरल लग रहा है। जैसे 90 में आप टेस्ट दे देते हो, आपके कितने आते हैं, तो कोई कहेगा मेरे 70 आ जाते हैं, कोई कहेगा 75 आ जाते हैं, कोई कहेगा मेरे तो 65 ही आते हैं। तो ये इन नंबर को आपको नोट करना है कि हाँ इतने तो मेरे ये विषय सरल है और इसमें से मैं टेस्ट देता हूं तो मेरे इतने नंबर तो क्या है आराम से आ जाते हैं। उसको आप सेव कर लीजिएगा। मान लो मैं एक नीचे कैटेगरी लेके मानता हूं 70 नंबर कि सर सरल विषय है तो नंबर कटने के चांस बहुत कम होते हैं, ज्यादा ही आएंगे, 90 में से 80 आएंगे, 85 आएंगे, लेकिन फिर भी मैं एक नीचे की कैटेगरी 70 मान के चलता हूं। 3 विषय जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूं, यहां ले लिए। उसके बाद अब पीछे 2 विषय बचे, उनमें से मान लो कि एक विषय आपका ऐसा है कि सर मान लो बहुत से लोग जैसे संस्कृत से डरते हैं, लेकिन है नहीं कठिन, पर एक बात है कि सर हाँ ये विषय मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको मैं पढ़ूंगा तो हो जाएगा, कठिन तो नहीं लग रहा। और एक विषय मान लो L1 की बात कर लेना कि सर गणित मुझे कठिन लग रहा है, इससे आप अलग अलग खानों में इसको क्या कर दो, बांट दो। अब आप इसमें से कितने मैक्सिमम मार्क्स लगते हैं, अब यहाँ पे आपको मध्यम है, यहाँ पे आप मैक्सिमम कितने ला सकते हैं उसको टारगेट कीजिएगा कि सर इसको अलग अलग भागों में बांटिएगा। इसकी टीचिंग मेथड अलग आती है, इसकी जो ग्रामर है वो अलग आती है। अब टीचिंग मेथड में से आप कितने कर पाएंगे, ग्रामर से कितने कर पाएंगे, ऐसे करके आप इसका वेटेज निकालिएगा कि यहाँ पे मैं इतने नंबर लेके आ जाऊंगा। उसके बाद जो आपका तीसरा भाग रहेगा कठिन भाग है, इस कठिन भाग को आपको पढ़ना नहीं है पूरा, इसको आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना। तो सर इसको क्या करना, इसमें आप क्योंकि समय को मैं देखते हुए कह रहा हूं, बाकी पढ़ाई तो पूरी होनी चाहिए, शॉर्टकट किसी चीज का नहीं होता, लेकिन आपके पास जो समय बचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कह रहा हूं कि जो आपको सबसे कठिन लग रहा है, अब यूं नहीं किसी के 2 विषय सबसे कठिन है दोनों को नहीं पढ़ना है तो फिर तो अपने तो न्याल कर दिया। ठीक है, एक विषय हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका क्या मान लो इसको, अब तो इसको आपको पूरा नहीं पढ़ना, आपको आज 0 से स्टार्ट नहीं करना कि गणित कैसे सीखते हैं लास्ट तक मैं इसको पढ़ जाऊं, नहीं, इसको वापस आप अलग भागों के अंदर तोड़िएगा। इसमें ऐसे कौन से पोर्शन है भाई, पूरा विषय अपने को कठिन लग रहा है, कुछ टॉपिक तो ऐसे इसमें भी होंगे जो अपने को आ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जैसे L1 वालों के मैं गणित की बात करूं तो स्थानीय मान का प्रश्न पूछा जाता है, एक संख्या लिख देगा कि 45, 55, इसमें बताओ इस 4 का स्थानीय मान क्या। तो एक शॉर्टकट तरीका होता है 4 कौन से स्थान पे, पीछे कितने जीरो, बस डायरेक्ट लगा के उसका हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये एक सेकंडों का सवाल है, ये आप 1 मिनट 2 मिनट के अंदर सीख लेंगे। तो ऐसे आप क्वेश्चन टारगेट करो। अब आप इसमें से देखिएगा लाभ हानि का प्रश्न आता है, बहुत इजी आता है कि किसी व्यक्ति ने 150 रुपए के अंदर एक चीज बेची और उसको 5% का नुकसान हो गया, तो 5 का नुकसान हुआ मतलब 95% के बराबर था ये। तो पूछा कि बताओ उसने चीज कितने में लाई, तो हमने 100 में लाई, मान लो 100 से गुणा कर दिया। ये बहुत बेसिकली प्रश्न होते हैं, इजी प्रश्न होते हैं जिन्हें आप सीख सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं आता हमें, पर वो आता है मित्रों, आप उसके लिए कोशिश नहीं कर रहे। तो वहां पे ऐसे टॉपिक के अंदर आपको क्या करना है, डायरेक्ट टारगेट करना, क्वेश्चन टारगेट करना, पूरा नहीं सीखना, ओनली फॉर क्वेश्चन टारगेट करना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पिछले सालों के आप पेपर देखो, मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा, पिछले सालों के आप पेपर देख के क्वेश्चन टारगेट करो। उस जो भी आपका हार्ड सब्जेक्ट है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को आप करना सीख लो। यहाँ पे आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से छोड़ना होगा, पूरा सब्जेक्ट आपको नहीं छोड़ना, स्मार्ट तरीके से चलते हुए क्वेश्चन को आप क्या करो, टारगेट करो। ऐसे आप क्या कर लो, एक अपने पेज के ऊपर पूरी की पूरी क्या करना लो, प्लानिंग बना लो। फिलहाल मैंने थोड़ा इसमें डीपली चला गया, बाकी मैं आपको कहना चाहिए आप पहले अपना क्लासिफिकेशन करो कि कौन से विषय आपके कंप्लीट हैं, आपके लिए सरल है, जो आपके आज एमसीक्यू करोगे, थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। आपकी क्वेश्चन है वो सरल का मतलब है 90 क्वेश्चन आते तो 70 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हैं। यानी कि ये मान के चलिएगा कि 30 क्वेश्चन का है तो लगभग आप 22 क्वेश्चन के आसपास उसमें सही कर लेते हैं, 22 प्लस क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो उसको आप सरल में रख सकते हैं। ठीक है, यूं नहीं कि मैं तो पढ़ के कर लूंगा, पढ़ के कर लोगे तो फिर वो मध्यम में आएगा, पर इतना आप कर सकते हो, इसको आप सरल में रख सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद दूसरा आपको काम क्या करना, आपके पास आज से कितना समय, कोई वीडियो आज देख रहा होगा, कोई 2 दिन बाद भी देखेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपके पास अभी टाइम कितना, आपका एग्जाम कितना है, 27 फरवरी को आपका क्या है, एग्जाम है, ठीक है। आपको क्या करना मित्रों, 2 दिन पहले छोड़ देने, ठीक है। यानी कि आप मान लीजिए 25 फरवरी की आपकी बुक बंद हो जाएगी, 25 और 26 2 दिन बंद रहेगी, 24 फरवरी तक है। 24 फरवरी तक अपना स्टडी का क्या बनाना है, टाइम टेबल बनाना है। कब तक, 24 फरवरी तक आपको स्टडी का क्या बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, जिसमें आप दिन गिन लीजिएगा कि आपके पास कितने दिन बचे हैं आपके एग्जाम के लिए। उस जितने दिन बचे, जितने भी दिन बचे XYZ, जैसे 20 बचे हैं, 25 बचे, तो उस इतने पेज का आप एक नोटबुक ले लीजिएगा, कोई भी एक रफ कॉपी ले लीजिएगा, उस पर आप तारीख लगा दीजिएगा। आज आप किस तारीख को ये वीडियो देख रहे हैं, उस तारीख को लगा के अगली एग्जाम तक की 24 फरवरी तक के हर पेज में सिर्फ एक तारीख लगानी है। खाली पेज है, ऊपर डेट लगाई, अगला पेज पलटो, डेट लगाई, अगला पेज पलटो, ऐसे आपको क्या करनी, डेट लगा देनी। अब ये आपके दिन है, वो आपका समय है, इस समय में आप पूरा अपना एनालिसिस करते हुए अनुशासन के साथ आपको चलना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप पूरा अपना काउंट कर लीजिएगा कि आपके पास कितने दिन बचे। अगर आपको लगता है कि मेरे पास पर्याप्त दिन बचे हैं, तो आप थोड़ा सा अपना सरल विषय उसमें और गहराई से उतरने की कोशिश कीजिएगा। जहां आपके 30 में से 22 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वहां 25 क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, 28 क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि हिंदी जैसे विषय को अगर आप थोड़ा सा टाइम देते हैं, थोड़ा सा, तो हिंदी में एक खाली जगह वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसमें अपने को चलो पता नहीं चलेगा खाली जगह में क्या शब्द आएगा एकदम एग्जैक्ट, ठीक है, वो एग्जामिनर माइंड ने क्या सोच के लिखा, या कहीं का श्लोक या 2 अपने को पढ़ा हुआ होता तो वो याद आता है। बाकी आप मित्रों 28 क्वेश्चन के आसपास, एक आधा क्वेश्चन और गलत हो जाए तो भी 28 क्वेश्चन के आसपास आराम से कर सकते हैं। बहुत ईजी हिंदी आती है, आप पिछले सालों के पेपर देखेंगे तो आपको आराम से अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे उन विषयों को आपको थोड़ा सा क्या करना, बढ़ाना है, जो कठिन है उनको टारगेट करना। बाकी कुछ चीजें ऐसी है जो आपके सिलेबस में इतनी काम की नहीं है, उन पर मेहनत भी ज्यादा लगेगी, यूजफुल भी नहीं है, आगे मेंस में काम नहीं आएगी, तो उनको अपन स्किप भी कर सकते हैं क्या, उसकी भी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आपको समय का सदुपयोग इससे होगा, अनुशासन बना रहेगा। इसके लिए आपको लिखित में कार्य करना है, कि पूरे दिन का एनालिसिस करना है कि आज आपने डेट लगाई, उसके बाद अपने पूरे सिलेबस की भी मैं बात करूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने अपने दिन के हिसाब से बांट दो सिलेबस को। आज मुझे इतना पढ़ना, कल मैं इतना पढ़ूंगा, तब मेरे 24 फरवरी को जाके ये सिलेबस क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, आज इतना पढ़ूंगा, कल इतना पढ़ूंगा, ऐसे करते करते 24 फरवरी तक जाते रहे। 24 फरवरी तो आगे सिलेबस बच गया, तो सिलेबस बचाना नहीं है, पहले से सिलेबस को भागो। जितना आपका सिलेबस रहा है, जितने दिन रहे, सीधा उसका बट्टा कर दो, और फिर आपके आ जाएगा, हाँ मुझे एक दिन में इतने टॉपिक पढ़ने, फिर उन टॉपिक को पूरा का पूरा प्रयास करो पढ़ने का। उसको हर हालत के अंदर आपको पूरा करके सोना है, चाहे भले आपको 8 घंटे पढ़ना पड़े या 5 घंटे पढ़ना पड़े, बस आपको घंटे नहीं देखने, आपको टॉपिक देखना है कि मेरा टॉपिक ये पूरा हो गया। उसी पेज पे सुबह आपने लिखा कि आज यही पढ़ना है, वो तो पहले दिन जब रणनीति बनाओ उसी दिन ये तय करना है, ठीक है। बीच में एक 7 दिन के अंदर एक दिन है वो खाली छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं मित्रों, क्योंकि कभी कभी ऐसा समय आता है कि हम कभी पढ़ने का, जैसे कहते हैं कि सर मन नहीं, हालांकि मन तो होना चाहिए, लेकिन कभी कुछ ऐसी दिक्कत होती है, कोई समस्या आ गई या कोई काम आ गया, तो वो एक टॉपिक छूट जाता है, ठीक है। अब वो एक टॉपिक छूट गया, दूसरे दिन कल वाला पूरा करना है, ये भी छूट गया, तो फिर वो दिक्कत होती है, फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार हमारा टाइम टेबल तो फॉलो हो ही नहीं पा रहा, हमें तो, हमारे सामने तो समस्या होगी। उसके लिए आप सप्ताह में एक दिन खाली रख सकते हैं, जिसमें आपके जो भी पीछे बच रही चीजें वो आप उसको कवर करें। 7 दिन के अंदर वापस, मैं तो 7 दिन का टाइम टेबल बनाया था, यहाँ 6 दिन का बनाया था, तो 7 एक दिन रखो, वापस उसकी आप भरपाई कर सके। हाँ अगर कोई चीज पीछे बच रही तो वो पूरा हो जाए, ठीक है। ऐसे ज्यादा कठिन भी टाइम टेबल नहीं बनाना है, अपने उसको पूरा नहीं कर पाए और डिमोटिवेट हो जाए, ऐसा आप क्या कर लीजिएगा, प्लानिंग कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। अब 1 बाय 1 अपन सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले आपका सिलेबस है, मान लो साइकोलॉजी, जिसे आप बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। क्या करना है सर, तो देखिए 2 बातें बता रहा हूं। अगर आपके पास पर्याप्त समय है, साइकोलॉजी को आप 20 दिन आपको देने हैं, अब ये देख लेना पर्याप्त समय आपका है या नहीं है। 20 दिन आपको साइकोलॉजी के देने हैं, डेली के 3 घंटे, 3 घंटे क्लास प्लस 1 घंटे लिखने में, यानी कि 4 घंटे। डेली के 4 घंटे आप साइकोलॉजी को 20 दिनों के लिए दे सकते हैं। तो आपके लिए मैं कहूंगा कि 30 में से आपके 28 प्लस क्वेश्चन है वो आराम से क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। बस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक मटेरियल बता रहा हूं, वो पढ़ना पड़ेगा भाई, ये तो एक श्योर सी बात है, ठीक है। दूसरी बात, ये कंपल्सरी नहीं, कोई कहे नहीं सर मेरे पास इतना समय नहीं है, या मुझे दूसरे विषयों पे भी ज्यादा ध्यान देना है, मैं इसको समय नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तीसरा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर मैं तो फ्रेशर हूं, ठीक है, मेरे को तो अभी कुछ पता ही नहीं, मैं तो स्टार्ट से तैयारी कर रहा हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। तो उनके लिए मैं थोड़ी सी बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको पिछले सालों के पेपर देखने हैं, ठीक है।
साइकोलॉजी पूरा पेपर नहीं देखना, सिर्फ साइकोलॉजी का देखो। पहले 30 क्वेश्चन है वो 2022 के साइकोलॉजी वाले देखो, फिर 2021 की रीट के साइकोलॉजी के देखो, फिर 18 या 15 के अंदर है उसकी देख लो आप, ठीक है। 17 वाले का पेपर मिल नहीं रहा, बाकी मैं वो भी अवेलेबल करवाता। ये आप इन 3 सालों के पेपर देख लो। ये मित्रों आप पेपर देखोगे ना तो आप समझने की कोशिश करो कि किस टॉपिक से कौन सा कहां से क्वेश्चन आ रहा है। सर यहाँ भी मुझे विकास नाम दिखा था, वहां भी विकास दिखा, मतलब विकास से एक आधा क्वेश्चन कंफर्म बन ही रहा। ऐसे आप इन प्रश्नों को आप करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न क्या है पूछे जाते हैं। बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि रीट तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, सभी में सीसी भर के आ जाओगे तो पास हो जाओगे, फेल हो जाओगे, 40 नंबर से ज्यादा नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है। 150 का ऑप्शन है ना, आपके 150 प्रश्न का पेपर है ना, तो एक ऑप्शन है वो रिवाइज होगा 40 बार, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। सारे में सीसी नहीं हो सकता, 40 या 50 बार, इससे भाई कितना आधा हो जाएगा क्या, मतलब 150 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 90 क्वेश्चनों का आंसर सी हो जाएगा क्या, तो ये तो फिर परीक्षा की कोई रही नहीं, ऐसे तो ये तो कोडिंग हो गया क्या। 90 क्वेश्चनों का आंसर बी हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो ये सिर्फ मूर्खता होगी, ऐसा नहीं करना है, समझ के आधार पर गोले भरने। हाँ आपको अगर आपको जैसे मान लो कि 150 क्वेश्चन है, उसमें से 70 क्वेश्चन एग्जैक्ट आपने सही कर लिए, उसके बाद आइडिया लगाओ, उसके बाद आप सोचो कि अब ए कितनों में आया, तो मान लो सर 10 क्वेश्चनों के अंदर ए आ गया, अच्छा आप मानो बी कितने में आया, तो सर 30 क्वेश्चनों में बी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आप देखो सी कितने में आ गया, सर है 25 क्वेश्चनों में सी आ गया, और आप फिर उस देखो कि 5 क्वेश्चनों में मेरे डी आया, कितने हो गए भाई 10 सर 10 20 सर 20 40 सर, ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब फिर आप प्लानिंग करके अगला गोला फिर तुक्का मार सकते हैं कि देखो यार 10 में आ गया, ये बी है वो 30 में आ गया, मतलब बी अब ज्यादा 10 में और आएगा, सब में तो बी आएगा नहीं, तो बी में मेरे कम चांस है सही होने के, ठीक है। सी 25 में आ गया है, ठीक है, अभी एग्जैक्ट होना चाहिए, अपन ने गलत सी भरा उसको एग्जैक्ट आंसर होना जरूरी, तुक्के भी ऐसे मारे जाते हैं, ठीक है। आपने कहा सर हाँ 25 के अंदर मेरे सी आया है एग्जैक्ट है, मतलब 25 के भी सी के भी चांस होने के ज्यादा, ये बहुत कम आया है, ठीक है। और ऐसा अनुमान है कि भाई लगभग 30 30 30 30 30 30 35 30 35 इसके आसपास होंगे। फिर आप सर मैं इस डी पर दाव लगा सकता हूं, अब पीछे जो भी आंसर बचे हुए उन सब में डी भरूंगा, तो संभावना हो सकती है डी अभी तक 5 में आया था, हालांकि ऐसा होगा नहीं, यहां तक आओगे आप 10 बार 12 बार में डी भी आया होगा, लेकिन फिर संभावना बढ़ती है आपकी क्वेश्चन ज्यादा होंगे। सिर्फ आप आंख नीच के कह रहे सी भर के आएंगे, हम पहले से घर से तय करके जा रहे थे, वो मूर्खता कहलाती है। थोड़ा सा सोच के तुक्का भी मारना था, वो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में भी अवगत कराऊंगा आगे। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो आपको क्या करना, पिछले सालों के पेपर है उनको बढ़िया अच्छे प्रकार से क्या कर लेना, देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपके जो भी नोट्स है, जो भी आपके नोट्स है एक्सपेरिमेंट जहां से पढ़ा है, जो भी आपके पास बुक्स होगी, एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा, अब आपके पास किसी भी विषय की 2 बुकें नहीं होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट की आपके पास 2 किताबें नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 2 लाई भी थी तो उसको आप एक सिलेक्ट कर लीजिएगा, आगे मैं यही देखूंगा, एक को साइड में कर लीजिएगा। कोशिश करें जो आपने पूरी पढ़ रखी है उसी को आप रखें, जो नहीं पढ़ी थी और अब लाई हुई तो अब दो इसको पढ़ो नहीं, उसको फिर साइड में खिसका दो, चलो अपने पढ़नी नहीं। जिसको आप पढ़ते आ रहे थे उसी को क्या करें, फॉलो करें। क्योंकि अब आप अगर कंटेंट के अंदर भटक जाओगे कि ये अच्छा, इसके नोट्स अच्छे, इसके अच्छे, तो आपके पास फिर वो नोट्स अच्छे कौन से तय करने का ही समय रहेगा, उनको याद करने का समय नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप जो भी आपका कंटेंट है उसको आप देखिएगा और फिर आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ पहले आपने क्वेश्चन आंसर देखे तो आइडिया लग जाएगा कि मेरे कंटेंट से पिछले सालों के पेपर पूछे गए या नहीं पूछे गए, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। और फिर आप कुछ क्वेश्चन क्या कर लीजिएगा और एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए सर कितना समय देना है, तो जहां तक मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा समय नहीं लेना, बहुत शॉर्ट के अंदर इसको पटाना। जो एकदम नया बच्चा है आपके पास तो कि सर मेरे पास तो समय भी बहुत कम है और मैं नोट्स वगैरह अब नहीं पढ़ पाऊंगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करो, पिछले सालों के पेपर देख लो, नहीं कि पढ़ लिया, हाँ नहीं यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, सर करा रहे हाँ सर बी सही, फिर नहीं होगा, ठीक है। आपको खुद को एनालिसिस करना है कि अच्छा पिछले साल ये प्रश्न आया था, इसका मेरे अकॉर्डिंग सी होना चाहिए, फिर उत्तर देखो उत्तर क्या हो रहा है, ऐसे बिना देखे उन क्वेश्चनों को करो कि पिछले सालों के 30 क्वेश्चन में से आपके अब तक कितने सही हो रहे। भाई कोई नया तो 10 होंगे 15 होंगे, ऐसे करके उसको फिर स्कोर करो आगे। अच्छा ऐसे से फिर आप क्या करो, सीधे एमसीक्यू क्वेश्चन करो उस टॉपिक के। थ्योरी पढ़ने का अगर आपके पास समय नहीं तो एमसीक्यू क्वेश्चन करो, इससे सफलता के रेशियो कम है, लेकिन कुछ नहीं करो उससे अच्छा है कि ये करो, ठीक है। बाकी ये पेपर वगैरह कहाँ है, साइकोलॉजी देखो, जिनको ये वाली बात के सर हम 20 दिन दे सकते हैं डेली के 4 घंटे साइकोलॉजी के लिए, तो आपके 28 क्वेश्चन आराम से सही हो सकते हैं। ये सबसे बेस्ट स्टडी होगी कि साइकोलॉजी आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, सबसे सरल सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा, आगे भी अपन अभी बात करेंगे, बट पहले ये बता दूं कि देखो पिछले सालों के पेपर सभी के लिए फ्री रहेंगे, ठीक है। आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, कौन सा आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, इस प्रकार का लोगो आएगा, वहां पे एक ऑप्शन होगा रीड प्रीवियस टेस्ट सीरीज का ऑप्शन होगा, टेस्ट सीरीज में ऑप्शन आएगा रीड प्रीवियस का, ठीक है। देखो अभी आर टेट लिखा जा रहा है, 2012 वाला भूत उतरा नहीं है, रीड प्रीवियस का पेपर आएगा, उसमें मैं 3 सालों के पेपर है वो टेस्ट बना के डालूंगा, तो उसका आप टेस्ट देके एनालिसिस कर लेना कि आपका कितना फ्री रहेगा।
किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो नेगेटिव फीडबैक नहीं देना, ये मैं पहले से बता दूं, क्योंकि कुछ चीजें फरीक की जाती हाँ सकती है, थोड़ी बहुत दिक्कत आए, थोड़ा धैर्य रखना। सर टेस्ट खुल नहीं रहा तो थोड़ा वेट कर लो, खुल जाएगा, नेट आएगा, तो ये थोड़ी समझदारी दिखानी, ठीक है। इसके अलावा जो सर 4 घंटे बढ़िया आराम से दे सकते हैं, मात्र 499 रुपए के अंदर आपको आरपी स्टडी पर कोर्स मिलेगा। सारा का सारा साइकोलॉजी मैंने पढ़ाई हुई, यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हो, डेमो वीडियो डाला गया, लगभग 80-90 हजार लोगों ने उसको देखा है और बहुत बढ़िया चला है, ठीक है। तो साइकोलॉजी है आपकी रीड की। इसके अलावा शिक्षण विधियों में आपकी हिंदी की शिक्षण विधियां यहां से हो जाएगी, संस्कृत की शिक्षण विधियां हो जाएगी, पर्यावरण की हो जाएगी, गणित की हो जाएगी। ये जो पूरा कॉम्बो कोर्स है साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों का, ये मात्र 499 रुपए में आपको आरपी स्टडी ऐप पर मिल जाएगा। इसको देख लो, 55 से 60 घंटे का मटेरियल है, डेली के 4 घंटे दोगे, 20 दिन में आराम से आप याद कर लोगे इसको पढ़ते हुए साथ में। ये आपके यहां से 28 नंबर परफेक्टली कंफर्म हो जाएंगे। आपको फिर सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना है, थ्योरी कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो नोट्स लिखा है वो पर्याप्त है, ठीक है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि आपकी जो शिक्षण विधियां हैं उनका महत्व बहुत ज्यादा है। हिंदी में हर बार देखा जाता है 14-15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के पूछे जाते हैं, संस्कृत में 15 क्वेश्चन सीधे शिक्षण विधियों के पूछ लिए जाते हैं। तो ये स्मार्ट तरीका। हिंदी की शिक्षण विधियां में तो 4 क्लास हैं, कितनी है, 4 या 5 क्लास है, आपके 10 पेज भरे जाएंगे बस, उसमें से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते। तो ये पढ़ना कम है और नंबर ज्यादा आएंगे, उस चीज पे फोकस करना आपको। संस्कृत की शिक्षण विधियों के 3 वीडियो है, 10 पेज भरे जाएंगे, ठीक है। प्रश्न कितने आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। ऐसी चीजों पे आप फोकस करो तो शिक्षण विधियों का भी आपको कोर्स मिल जाएगा आरपी स्टडी ऐप पर मात्र 299 रुपए के अंदर, ठीक है। और ओनली फॉर जिसको साइकोलॉजी लर्निंग शिक्षण विधियां मेरी पहले से क्लियर कर रखी है, मन में लग रहा है क्लियर करके नहीं, थोड़ा क्वेश्चन आंसर करके देखिए, अगर सही हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओनली फॉर साइकोलॉजी का कोर्स भी आपको 399 रुपए मिल जाएगा। इसको आप अच्छे प्रकार से क्या आरपी स्टडी से देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज है, ये सिर्फ 3 टेस्ट रहेंगे, पिछले सालों के टेस्ट बना के डाले गए हैं, वो आपके लिए फ्री रहेगा, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के साइकोलॉजी का मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या करना। जो एकदम नया या फ्रेशर बच्चा है, अगर आप ये समय दे सकते हैं तो आरपी स्टडी में आज ही जुड़ जाइए, बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़िए, एकदम पूरा भरोसा करते हुए, ठीक है। दूसरी बात, आपने जुड़े हुए हैं सर, हम तो आपसे पहले जुड़े हुए, हमारे पास पहले से नोट्स वगैरह थे, तो अब आपने एक बार तो नोट्स पूरे पढ़ लिए होंगे, ठीक है भाई। जो आरपी स्टडी बैच में जुड़े हुए थे, एक बार आपने नोट्स वगैरह सब अच्छे से पढ़ लिए। अब आप पिछले सालों के पेपर देखो, पिछले सालों के पेपर देखो, आपको टॉपिक्स पता चलेंगे। एनालिसिस खुद करना, यानी कि कोई यूट्यूब पे करा जाके हाँ ये सही, मैं इस चीज से बचना, प्लीज मैं कहना चाहूंगा, खुद स्वाध्याय करोगे वही बेहतर होगा। मैंने मनोविज्ञान में पढ़ा है हर बार, ठीक है। आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, इस टॉपिक से ये नैतिक विकास के सिद्धांत तो बहुत सारे हैं, पर यार जीन ब्याली का ही पूछा जा रहा है, दूसरों का नहीं पूछा जा रहा है। सर ये चीजें तो बहुत है, लेकिन प्रश्न यहीं से बनता है, दूसरी जगह से नहीं बनता है। ऐसे आपको टॉपिक अपने आप 3 सालों के देखोगे तो पता चल जाएगा। उनको वापस छांट लो, उनके नाम लिख दो और उसको बार बार रिवीजन करो। दिन में मान लो कि आप 2 दिन में एक बार साइकोलॉजी का रिवीजन कर रहे हैं, 3 दिन में एक बार कर रहे हैं, 5 दिन में एक बार कर रहे हैं, यानी कि पढ़ के रख दिया, फिर एग्जाम देने जाओ उससे 1 दिन पहले देखो तो भूल जाओगे। एक बार पुनरावृत्ति करते रहना। तो आप पहले उन टॉपिक्स का रिवीजन करो जो आपने मोस्ट देख करके, जो आपने देखे जहां से हर बार क्वेश्चन आता, वो टॉपिक पहले रिवीजन करो। आप ऐसे करो जो एकदम फ्रेशर है। पहली बात तो बता दी, आरपी स्टडी ऐप से अच्छा कुछ नहीं आपके लिए साइकोलॉजी के लिए। दूसरी बात, नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता हमारे से, तो आप पिछले सालों के पेपर देख लो, फिर अपनी एमसीक्यू किताब है, एमसीक्यू करो, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करो, ताकि आपको भी एक आइडिया लग जाए कैसा क्वेश्चन आया तो कैसे आंसर देना, ठीक है। ये मनोविज्ञान का आपका हो गया। सर कितना टारगेट रहना चाहिए मनोविज्ञान का, आगे मैं बात करूंगा कि अपने को कितने नंबर लाने हैं मनोविज्ञान में परिपास करने के लिए, ठीक है। मैं आपके ऊपर देखो एकदम बहुत बेसिक से बताते रहता हूं, थोड़ा सा धैर्य रखना, एकदम बहुत सरल तरीका आपको मैं बता दूंगा। उसके बाद बात की ये अपन ने, उसके बाद बात करते हैं हिंदी व्याकरण की, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण के अंदर मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप सभी को पता है हिंदी को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक हिंदी व्याकरण से आपके प्रश्न आएंगे, दूसरे आएंगे शिक्षण विधियों से। शिक्षण विधियों के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आरपी स्टडी ऐप से आप देख सकते हैं, ठीक है। ज्यादा वीडियोस नहीं है, ठीक है। 15 वीडियोस के अंदर हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण, गणित सबकी शिक्षण विधियां, तो बहुत लिमिटेड मटेरियल है, अच्छा मटेरियल है, ठीक है। इसके अलावा नहीं सर हम कुछ और तरीका अपनाना चाहें तो शिक्षण विधियों को आपको ज्यादा से ज्यादा 2 दिन देने, इससे ज्यादा नहीं देने। मैं तो कहूंगा कि 2 दिन भी नहीं देना, 1 दिन में कोशिश करना। अगर आप हिंदी की शिक्षण विधियों को लेकर बैठे रहते, ये 15 नंबर का मटेरियल है, आप 2 दिन में आराम से क्लियर कर सकते। जैसे कोई ऐप में जुड़ता है तो 1 दिन के अंदर उसने वीडियो देख के नोट्स बना लिए, दूसरे दिन उसको याद करके एमसीक्यू कर लिए, बस इतना ही, सिर्फ एकदम सीमित मटेरियल है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे बुक से भी पढ़ रहे हैं तो 1 दिन में आप उसकी थ्योरी याद कर लीजिएगा, भाई 10-15 विधियां हैं उसको याद कर लो, कौशल याद कर लो, बहुत ईजी है वो याद कर लो। दूसरे दिन आप उसके एमसीक्यू कर लो, ज्यादा समय इसको नहीं देना, ठीक है। 2 दिन के अंदर आपको इसको क्लियर करना, हाईएस्ट है तो 3 दिन, इससे ज्यादा आपको इसको समय नहीं देना, इतना ही मटेरियल। अगर आप ज्यादा लेके बैठे रह रहे हैं, अगर हिंदी के शिक्षण विधियों की आप 10-10, 15-15 क्लासेस देख रहे हैं, तो फिर वो आपका टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है, और रिजल्ट उससे कुछ नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो कम समय देना इसको। व्याकरण की बात करें तो हिंदी की व्याकरण मित्रों देखेंगे आप, तो हिंदी की व्याकरण का लेवल है वो बहुत सरल रहता है, ठीक है।
आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा पिछले सालों के, उससे आपको आइडिया लगेगा कि सरल आती। हिंदी के अंदर आपका टारगेट बहुत अच्छा होना चाहिए, सबसे ज्यादा नंबर आपके हिंदी में ही आएंगे, ये लिख के ले लेना। अगर आपने 2-3 दिन इसको अच्छे से पढ़ लिया और थोड़ा सा इस पे ध्यान दे दिया तो। कुछ टॉपिक नए हैं, जैसे पर्यायवाची विलोम शब्द अब याद नहीं किए जा सकते, वो एक दिन में नहीं होते, वो डेली के 5-5, 10-10 याद करते हैं तभी किए जाते हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक नए जैसे लिंग परिवर्तन करना है वगैरह है वचन का पूछे तो वो आप सीख लो, कम से कम 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, ठीक है। 5 दिन है, 5 यानी कि कुल मिला के हिंदी को आपको 7 दिन का टाइम देना है। 7 दिन के टाइम अगर आप हिंदी को बढ़िया अच्छे से दे देते, ठीक है। अब सर कैसे पढ़े, क्या मटेरियल है, तो देखिएगा सबसे पहली बात तो कि कोशिश करना आपके पास पर्याप्त समय है। तो मैंने आपको 9 to 12 की 12वीं की 9वीं से 12वीं की हिंदी व्याकरण की किताब बताई गई, लेवल इजी रहता, हार्ड चीजें नहीं पूछती। दूसरे एग्जाम में हिंदी का लेवल हार्ड आता, रीड में सबसे सरल आता, ठीक है, तो टेंशन नहीं करना। दूसरी नहीं सर वो हमारे पास समय नहीं है, तो जो दिशा की आती है 2020 किताब, उसमें पिछले जो भी एग्जाम आए हुए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उन क्वेश्चंस को आप पढ़ लो तो भी आपकी हिंदी के अंदर क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। लेकिन लिंग वगैरह चेंज करना, पहचानना, ये थोड़ा सा सीख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टारगेट मित्रों कम से कम 25 नंबर का तो रहना ही चाहिए। अगर किसी के हिंदी में 30 में से 25 से कम आ रहे हैं तो फिर आपको दूसरे विषय में ये डाउन लेके चला जाएगा, नहीं तो इसमें इतने लेके आओ जाएगा, दूसरे में हम कम भी लाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारी संस्कृत व्याकरण और संस्कृत शिक्षण विधियां की। संस्कृत शिक्षण विधियों से 15 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं, 10 से 15 के बीच में रेंज रहती है। ये आपके 2 दिन की है, कितनी है, 2 दिन की। 2 दिन से ज्यादा इसका है ही नहीं। 2 दिन में आपके इसका थ्योरी भी पढ़ सकते हैं आप और क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। 3 वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा। एक दिन लिख दिया, देख लिया, याद कर लिया, भाई 6 घंटे का 4-5 घंटे का मटेरियल है, ज्यादा नहीं है। दूसरे दिन आप उसके एमसीक्यू कर लो, पिछले सालों के जितने भी प्रश्न आए हुए उनको आप कर लो, आइडिया लग जाता है हाँ ऐसे ऐसे संस्कृत में किया जाता है, यही करना है और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद संस्कृत व्याकरण की बात करें तो इसमें आपको क्या है, पूरी नहीं पढ़नी, ठीक है। अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा हुआ और आपने पहले से पढ़ लिया तो आप करो, लेकिन अभी तक आपने नहीं पढ़ा संस्कृत व्याकरण के अंदर कुछ भी और डर भी लग रहा तो आपको नहीं भी पढ़ना है, ठीक है। क्यों, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स है उनको सिर्फ टारगेट करेंगे अपन, सारा नहीं पढ़ना, ठीक है। अब आप कुछ टॉपिक्स को क्या करो, टारगेट करो। जैसे संभावना पूरी बनती है कि घड़ी वाला प्रश्न आपसे पूछ ले, कुछ समय होगा आपसे पूछेगा ये कितने बजे हुए, इसको संस्कृत में लिखो, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। संख्या ज्ञान का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए है कि भाई 50 को है वो संस्कृत में कैसे लिखते हैं, ऐसे पूछ लिए जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को टारगेट करो, सीधा क्वेश्चन को टारगेट करना है। आपसे छंद के बारे में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा छंद है, तो सिर्फ श्लोक के अक्षर गिनने के बाद अपने को उसके छंद का पता चल जाता है, तो वो वाला क्वेश्चन सीधा आएगा, तो उसको टारगेट करो। इस क्वेश्चन को आप आधे घंटे में सीख सकते हो, आधे घंटे में आपका छंद का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा रीड के एग्जाम में। ये आपका 10 मिनट का मटेरियल आप सीख सकते हैं, ये 10 मिनट का आपको आप आराम से सीख सकते हो। ऐसे आप क्वेश्चन टारगेट करो, पूरी मत पढ़ो, क्या करो, क्वेश्चन टारगेट करो, समय कम बचा। बाकी मैं तो एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि मेहनत ही सब कुछ है, पूरा पढ़ते हैं तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन मैं समय को देखते हुए बात कर रहा हूं, ठीक है, एक स्मार्ट स्टडी की बात कर रहा हूं। इसके अलावा महेश्वर छुत्र से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या है, इसको आप 10 से 15 मिनट में, भाई चलो किसी को हार्ड लगे 30 मिनट के अंदर इनको याद कर सकते। ऐसे आप 4-5 क्वेश्चन है वो इसमें से क्या कर लो, तैयार कर लो। जो 5 क्वेश्चन तो आपको एग्जैक्ट आएंगे। जैसे मान लो कि 15 नंबर की क्या आती है मित्रों, संस्कृत की शिक्षण विधियां आ जाती है, ठीक है। ऐसा एक अपन मान के चलते हैं 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में रहता है, ये हमने पिछले साल भी देखा था, हर बार देखते आ रहे हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन मान लो आपके व्याकरण के आगे, तो ये तो आप मित्रों अच्छे से 2 दिन तैयार करोगे, जो हमने कंटेंट दिया उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो यहाँ पे आपके 12 क्वेश्चन आराम से, देखो 15 में से 15 का चीजें तो आपको मिल जाएगी, लेकिन वो आपकी समझ के ऊपर है, ठीक है। मैं कह रहा हूं 15 में से 15 का हम आपको पढ़ा रहे हैं, फिर भी 12 तो क्वेश्चन आराम से कर पे आओगे ना भाई, इतने तो हो जाएंगे। बस जो चीजें बताइए भाई, एक दिन थ्योरी पढ़ लो, एक दिन क्वेश्चन आंसर कर लो, तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। इजी सा मटेरियल रहता, ज्यादा हार्ड नहीं रहता, सिर्फ सोच है कि हाँ रीड प्री पात्रता कर देने के बाद इसको इसका इतना लोड नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपके फिक्स होने चाहिए, जो आएंगे ही आएंगे आपको हर हालत के अंदर। जैसे आपने महेश्वर सूत्र है, संदेह, संख्या ज्ञान, घड़ी, ऐसे याद करिए, ऐसे 1-2 टॉपिक और देख लो। वो पिछले सालों के पेपर में आपको इसलिए एनालिसिस करने का कह रहा हूं ताकि आपको पता चलेगा कि हर साल यहां से क्वेश्चन आता है। 15 में से 5 क्वेश्चन फिक्स कर लोगे, ये तो मुझे आएंगे संस्कृत के व्याकरण में से, उसका क्वेश्चन आया तो मेरा सही होगा, गलत हो ही नहीं सकता। 5 क्वेश्चन ऐसे कर लो बस, तो 5 क्वेश्चन आपने यहाँ पे ऐसे सही कर लिए, ठीक है। उसके बाद पीछे 10 क्वेश्चन बने, अब इसमें से आप तुक्का मार सकते हैं, ठीक है। उसके आप क्या कर लो, फिर तुक्के मार सकते हैं। अब मैं क्या जाना देता हूं कैसे होता है कैसे नहीं होता, ठीक है। तो मान लो 10 में तुक्के मारते, में ज्यादा नहीं मानो तो भाई एक रेशियो होता है, वो भी तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो सही हो सकते कि नहीं हो सकते, 10 में से 2 तो तुक्के से हो सकते कि नहीं हो सकते। भाई अपनी किस्मत नहीं है सर हमारे तो ऐसी है वैसी, 2 तो हो सकते हैं 2 यहां से मान लो, ठीक है। तो भी आपके कितने हो जाते हैं, ये
19 क्वेश्चन आप आराम से क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं संस्कृत के अंदर। चलो एक क्वेश्चन सर एक ही होगा सही, यहाँ हमारे एक ही कम हुआ तो भी मैं मान लो तो 18 क्वेश्चन के आसपास हम संस्कृत में फिर भी बिना इसको सिर्फ टॉपिक टारगेट किए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद गणित की बात करता हूँ, L1 की बात करते हैं अपन पहले। तो गणित के अंदर मित्रों देखिए, गणित को भी आप दो भागों में बांटिएगा, एक गणित और एक गणित की क्या है शिक्षण विधियां। गणित की शिक्षण विधियों से हिंदी और संस्कृत की अपेक्षा क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गणित के अंदर आपको क्या करना है, आपको मित्रों कुछ ऐसे टॉपिक है, जैसे आपसे भिन्नों का अवरोही और आरोही क्रम हर बार पूछा जाता है। ठीक है, कि भिन्न है, इन भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में जमाइए। तो ये एक बेसिक सा सवाल है, 10 मिनट में आप इसको सीख सकते हैं। सिर्फ आपको भाग करना आना चाहिए, और भाग भी कोई बड़ा नहीं करना आता है। भिन्न आएगी ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा 4/5 है और 3/2 है, इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी, छोटी कौन सी। अब आरोही अवरोही में जमाने का कहेगा तो आरोही का कहेगा तो छोटी पहले लिखेंगे, बड़ी बाद में। अवरोही का कहेगा तो बड़ी पहले, छोटी बाद में। इतना ही तो है, ये तो अपने को पता। सर हम भाग नहीं दे पाते, ये तो दिक्कत है। तो आप इसको भाग दीजिए। 5 का भाग देना है 4 के अंदर, तो अब आपको सर यहां फंस जाते तो कुछ नहीं है, पहले 0 लगा के पॉइंट लगाया, 1 0 यहां गया। 5 का भाग 40 में गया सर 8 बार, मतलब इसका मान है 0.8 और कुछ नहीं है। इसका मान कितना है, 0.8 है। फिर ये कर लो ऐसे का वैसे कि सर 2 है, 3 है, भाग जा रहा है 2 बार, 1 5 बार जाएगा, 1.5 आ गया सर। तो ये 0.8 है, ये 1.5 है। अब इसमें से बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, ये तो अपन पहचान सकते हैं। सर ये तो पूरा 1 भी नहीं है, ये 1.5 है, तो ये बड़ी है, ये भिन्न बड़ी है, ये छोटी। अब उसको जैसा पूछा वैसे व्यवस्थित, ये क्वेश्चन बहुत आराम से समझे जा सकते हैं। ऐसे कैसे लाभ हानि का क्वेश्चन आता है, लाभ हानि के क्वेश्चन आते हैं, उनको आप कर सकते हैं। अनुपात के क्वेश्चन आते हैं कि कोई संख्या है वो 7:5 है, जिसमें से पहली संख्या 49 है, तो बताओ दूसरी संख्या कितनी होगी। तो अपन अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। भाई टोटल इनका मान कितना है, 7 है, वो 49 के बराबर, मतलब 1 यूनिट का मान 7 है, तो ये सर 35 हो सकता है। ऐसे आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आप गणित में भी टारगेट करो। पूरी नहीं पढ़ पाओ तो पिछले सालों के पेपर देखो, उसमें आपको खजाना मिलने वाला है। हर बार यहां से क्वेश्चन आता है, स्तन्यमान वगैरह हो गया, वो ऐसे क्वेश्चन आप इसमें क्या कर लो, टारगेट कर लो। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि अपने को इसमें भी कितने सही करने, ऐसे टारगेट कर लो। उसके बाद बात करते हैं अपन पर्यावरण अध्ययन की। तो पर्यावरण अध्ययन की अगर बात कीजिए तो पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण विधियों का थोड़ा वेटेज कम रहता है, दूसरी वाली चीजों का ज्यादा रहता है। पर्यावरण अध्ययन के पिछले साल के पेपर देखोगे तो अगर आप सिर्फ जीके लेके बैठे रहे तो आप मूर्ख हैं, अभी से छोड़ दीजिएगा। सिर्फ जीके लेके नहीं बैठना है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम वस्त्र आवास वगैरह की यूनिटें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे ये मेंस में काम नहीं आ रही, अगर आप आज से ही मेंस को फोकस करके बैठे, इसका मतलब मैं मानता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी है, पर ये आपकी आराम से निकल रही, तो आप अपने स्तर पे चल सकते हैं। हाँ, मेंस को फोकस करो, अच्छी बात है, फिर आप जीके भी पढ़ो, हर चीज पढ़ो। लेकिन जिन्हें नहीं सर एक बार में सिर्फ परी पास करनी और कुछ नहीं करना, हमें तो परी का डर लग रहा है। हम जब टेस्ट दे रहे, आप मान लो आज अगर परी का कोई भी मॉडल पेपर दे रहे, अच्छा मॉडल पेपर यूट्यूब पे वीडियो देख देख के गिन रहे हैं, वो नहीं, आपने एप्लीकेशन या बुक लाई, ओमार भर के टेस्ट दिया, उसको आपने वापस ईमानदारी से चेक किया और 150 में से आपके 100 या 100 प्लस सही हो रहे हैं, इसका मतलब मित्रों आपकी परी पास है। आपको एकदम बेफिक्र रहना है। आप अभी से मेंस को टारगेट करते हुए बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़ो। लेकिन कि नहीं सर मेरे तो 90 सही हो रहे हैं, तो आप अपने आप को परी पास मत मानो, थोड़ी सी मेहनत करो। एग्जाम में कभी 5 क्वेश्चन इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं। एग्जाम का प्रेशर नाम की कोई चीज होती है, वो भी अलग होती है। वहां पे कुछ क्वेश्चन हमें आते हुए गलत हो जाते हैं, कुछ में कंफ्यूजन हो जाता है, कोई हम सोच के जाते हैं इसका बी आंसर सही है, बी होता है, घोड़ा भरते इसमें भूल से सी भरते, तो ऐसी कुछ दिक्कतें आती। थोड़ा सा अपने को सेफ जोन में रखना है, किनारे पे नहीं रखना है कि मुझे तो 90 लाने हैं तो मेरे तो 90 हो रहे, नहीं, उसके थोड़ा सा ऊपर रखना अपने को। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन के आप अपनी कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, तो आपकी कैटेगरी को जितने नंबर रीड के लिए लाने हैं उससे आपके कम से कम क्या है 10 प्लस है, 10 से 15 क्वेश्चन अगर ज्यादा सही हो रहे हैं मॉडल पेपर के अंदर, तो आपकी परी है वो क्या है, पास हो जाएगी, नो टेंशन। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, ज्यादा जीके यूके नहीं, जो पर्यावरण के टॉपिक है उन पे थोड़ा फोकस करो, वहां से क्या है आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और शिक्षण विधियों से आपसे पूछे जाएंगे, ये इजी है, शिक्षण विधियों के लिए नहीं आपको समय वेस्ट करना है। आप सिर्फ क्या करना, इसको समझना, कुछ फैक्ट है विधियों के तो हिंदी संस्कृत की इनकी शिक्षण विधियों पढ़ते हो, साथ में आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करना है, इसके सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न कभी कॉपी नहीं होते हैं, कभी सेम प्रश्न नहीं आते हैं, यहाँ समझ आधारित प्रश्न आते हैं, जिनको आपको पर्यावरण का संरक्षण कैसे करोगे, क्या करोगे, समझ के आंसर देना पड़ता है। बाकी विधियों से प्रश्न पूछे जाएंगे तो विधियां आपने हिंदी की पढ़ी, संस्कृत की पढ़ी, गणित की पढ़ी, वही विधियां इसमें भी होती है। 1-2 कार्य गोष्ठी वगैरह है तो ये आप पढ़ लेंगे तो आराम से ये भी आपका हो जाएगा। तो कुल मिला के ये पहली बात। तो अपन L2 की बात करूं उससे पहले मैं थोड़ी L1 के बारे में बात कर लेता हूं। तो L1 वालों को मैं क्या टारगेट देना चाहूंगा, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना। अब आपका टारगेट क्या रखना है, पहली बात तो आपका टारगेट ये रखना है कि आपको अपनी परी कब पास मानना है कि हमारी हो जाएगी। आपकी कैटेगरी के जो भी नंबर लाने हैं तय किए गए हैं, उससे आपके टेस्ट में 10 से 15 क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो ये आपको मानना कि हमारी परी क्लियर हो जाएगी, वरना नहीं मानना। ठीक है, दूसरी बात, आपको मित्रों साइकोलॉजी के अंदर कितने नंबर लाने में उसकी बात करूं, देखो अलग अलग है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपके मैं बात करूं हिंदी की, उसके बाद मैं बात करूं आपके संस्कृत की, उसके बाद मैं बात करूं, ये टारगेट लेके चलिए आप, उसके बाद मैं बात करूं मैथ की और ईवीएस की। ठीक है, तो देखो 2 या 3 टाइप के अंदर अपन बच्चों को बांटेंगे। वैसे मैं 2 टाइप के अंदर बांटूंगा कि एक बच्चे तो वो
जिनकी तैयारी अच्छी है, जो पहली बार है, मतलब काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया अच्छे प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, तो सर उनको क्या टारगेट आप देना चाहोगे? तो जो पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये पहली बार वाले हो जाएंगे, ये पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो पहले से तैयारी करें उनको मैं कहना चाहूंगा, साइकोलॉजी जो मैंने पढ़ाई है सफिशिएंट ही, बहुत अच्छे प्रकार से समझाया, जो बातें बताई वो आप कर लो, एमसीक्यू थ्योरी वहां से पढ़ लो, फिर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लो। आपके 25+ क्वेश्चन तो 100% सही हो गए अगर आपने चीजें समझी है तो। बाकी 30 में से 30 कर सकते हैं आप, मटेरियल आपको पूरा दिया गया, लेकिन फिर भी कम से कम भाई सर भूल गए हम, ये हुआ वो हुआ, सिर दर्द कर रहा था, ये हो गया था, फिर भी 25 आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, जो पढ़ रखे हैं उनकी बात कर रहा हूं। उसके बाद हिंदी ऐसा विषय होगा जिसमें आपके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। शिक्षण विधियों में आपका हिंदी का 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए तो बाकी नहीं हो सकता। मान लो कि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 1 क्वेश्चन यहाँ पे आप गलत मान सकते हैं, 1-2, और 1-2 व्याकरण में मान सकते हैं, या आप पेपर देखेंगे तो खुद आपको पता चल जाएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 27 क्वेश्चन के आसपास आपको हिंदी में टारगेट रखना है। जो पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो सर हम तो नहीं पढ़ रहे हैं तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि भाई 20 नंबर लाने हैं आपको। जो फर्स्ट बार दे रहे हैं आप तो इतना टारगेट रखो। साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों का आप मॉडल पेपर करते हो, 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप खुश हो जाओ, दूसरे विषय पे आ जाओ धड़ाक से, फिर आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है। गणित में फंसोगे तो वापस दूसरों में नंबर बढ़ाने, वरना 20-20 का टारगेट लेके चलना, ठीक है। फर्स्ट बार है, यहाँ पे आप 25 का टारगेट रखना है। फर्स्ट बार दे रहे हो फिर भी 25 आपके आने चाहिए। आज से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो फिर भी हिंदी में आपके 25 नंबर आने चाहिए, क्योंकि सबसे सरल हिंदी ही है, ठीक है। संस्कृत की बात करते हैं मित्रों, तो संस्कृत में मैंने आपको यहाँ पे जो बताया था पैटर्न की, भाई अपने कितने बन जाते हैं, कम से कम 12 और 5 17, 5 और 7 ये हो जाते हैं, 19 क्वेश्चन बन रहे हैं, 18 अपन मान लेते हैं भाई, 18 आपके आ जाएंगे। आप व्याकरण पूरी नहीं भी पढ़ते हैं, जो ये थे उनको मैंने बताया था आप स्मार्ट स्टडी तरीके से करते हैं तो भी 18 आपके आराम से आ जाएंगे, डरना नहीं, ठीक है। और जो फर्स्ट बार दे रहे हैं उनको कहूंगा 15 क्वेश्चन तो कम से कम आप भी टारगेट मान के चलना है संस्कृत के अंदर, ठीक है। विधियों के आते हैं, विधिया सीख लो तो भी 15 आपके भी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मैथ के अंदर बात करूं सर, जो हम फर्स्ट बार दे रहे हैं मैथ के अंदर, तो मैंने कहा कि भाई मैथ में आपको 20 नंबर का टारगेट लेके चलना है, कि 20 नंबर आपको हर हालत में लाने हैं 30 में से, ठीक है। 5-1 क्वेश्चन आप शिक्षण विधियों के मान लो, ठीक है। उसके बाद 15 क्वेश्चन आपके, जो 25 क्वेश्चन दूसरे बनते हैं, उसमें से आप ये कोशिश करो कि 15 क्वेश्चन आपके सही हो जाए। स्थानीय मान, लाभ हानि, बहुत इजी से टॉपिक है, प्लीज इनको अपने को करना है। तो नहीं कर पाओ तो चलो 20 नहीं कर पाए तो 15 से 20 का मैं लेके चलता हूं, इसके बीच में आपका स्कोर रहना चाहिए। इससे कम रहे तो फिर आपकी थोड़ी मेरिट गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। ईवीएस की बात करें, ईवीएस में आपके 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास आराम से सही होंगे, ठीक है। इजी चीजें आती, राजस्थान जीके बहुत इजी आता, दूसरी चीजें भी बहुत इजी आती है, शिक्षण विधियां आती है वो भी समझ आधारित होती है, उसमें कुछ याद करने का नहीं होता, तो आराम से इतने हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो तो आपकी परी है वो आराम से पास हो जा रही है, अच्छे नंबर आ रहे हैं आपके, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपन 25 लीजिए, 25 तो आपके कम से कम और अधिक से अधिक लेते हैं, चलो 20 से 25 हो गया आपने, तो आप इनको अब गिनिएगा, ये आपके कितने हो रहे हैं, ठीक है। ये हो गए 45 क्वेश्चन, 45 और 5 50 और 20 70, 70 और 90 97, ये आपके क्वेश्चन क्या यहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं, मतलब आप आराम से प्री क्या करते हैं, पास कर सकते हैं। ये टारगेट आपको लेके चलना है। साइकोलॉजी में आपको 25 लाने हैं, हिंदी में 27 लाने। अब किसी के मान लो सर मेरे तो गणित में 20 नहीं आएंगे, गणित में मेरे 10 ही आएंगे, चल तू 10 ही रख भाई, ठीक है, 10 ही रख ले गणित के अंदर, फिर भी आपका ये गड़बड़ाएगा नहीं। अगर आपने पीछे वालों को बैलेंस कर लिया ना, संस्कृत में 18 कर लिया है तो यहाँ 25 कर लिया, तो ये भले गणित में 10 नंबर ही आएंगे तो भी गड़बड़ाएगा नहीं। गणित में 10 तो मित्रों आराम से हम ला सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। ऐसे रखो, जो फर्स्ट बार दे रहे हैं उनके लिए मैथ के अंदर 10 क्वेश्चन सही करने हैं और ईवीएस के अंदर आपके 20 क्वेश्चन कम से कम सही हो जाने चाहिए। अब आप चेक करो कि आपकी परी पास हो रही है, हाँ हो रही है तो बस आप सफिशिएंट हो, ठीक है। जनरल से कोई है तो थोड़ा सा आप कहीं 5 क्वेश्चन और बढ़ा देना, ठीक है। बाकी आप देखेंगे कि 45 हो गए, 50 60 हो गए, 70 हो गए, 80 और 90 क्वेश्चन आपके फर्स्ट बार में भी आराम से आ सकते हैं। साइकोलॉजी में 30 में से 20 करना बहुत आसान काम है, हिंदी में 25 इजी आते हैं, 25 देख के डरना मत। संस्कृत में आधे तो कर ही सकते हैं, आधे नहीं कर सकते, 30 में से 15, अरे सर आराम से कर सकते, 15 की शिक्षण विधियां आती है आपने पढ़ाई उसमें से आ जाएंगे, तो टेंशन ही नहीं है। गणित 10 तो कर सकते हैं ना, 30 में से 10 क्वेश्चन ही करने हैं सर, 10 तो कर ही सकते हैं 30 में से, ठीक है। और क्या है, ईवीएस में 20 जीके नॉर्मल सा हो जाएगा। तो प्री में मित्रों कोई फेल नहीं हो सकता, प्री सबकी पास होगी, सिर्फ सी भर के आओगे तो नहीं होगी, लेकिन इस प्रकार से चलोगे तो प्री आपकी आराम से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, ठीक है। जिनका सब्जेक्ट है उसकी बात करते हैं, ठीक है, ये तो फर्स्ट लेवल की बात होगी। जिनके सब्जेक्ट है तो आपको सब्जेक्ट में 60 का आपका पेपर होता है सब्जेक्ट का, तो आपको 30 नंबर का टारगेट लेके चलना है कम से कम। इससे कम आ रहे तो आपकी परी पास नहीं हो जाएगी। अगर आप 60 में से 30 सही कर लेते हैं, बाकी वालों का यही मैनेज रखना है, यूं नहीं कि इधर आपके 10 ही आ रहे हैं सर, आपने कहा था 30 लेके नहीं, इतने आप समझदार है, आप खुद पता कर सकते हैं कि सर हम 30 इसमें से लेके आएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 55, और ये फिर है 60 70 80 90 98 की सर हम भी 100 के आसपास आ जाएंगे, हमारा भी क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इस प्रकार से आपको चलना है। ये वाले होंगे तो 30 यहाँ लाई 20 50 हो गए, 70 हो गए हैं, और ये 80 और 90 हो गए, मतलब सर हमारी भी पास हो जाएगी। ऐसे आप इसको टारगेट लेके चलो। किसी विषय में ज्यादा ही घुसे जा रहे हो और उसका पेपर हार्ड बन गया है तो फिर पढ़ा हुआ भी गलत हो जाएगा। किसी विषय में बहुत ज्यादा ही घुसे जा रहे हैं और पेपर बहुत सरल बन गया है
तो भी कोई बात नहीं, वो नहीं पढ़ते तो भी आपके तो आराम से सही हो जाता, फिर वो मेहनत कोई काम की नहीं थी, एवरेज लेके चलना है। इतने प्रश्न आपके हो जा रहे, उस विषय को छोड़ो, उसका बार बार रिवीजन करो, रजिस्टर बंद करके रखना नहीं है, बार बार उसका रिवीजन करते रहो और दूसरे विषय पढ़ते रहो, आपके आराम से क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लेके चलो। साइकोलॉजी में 25 सही हो रहे हैं, अब 30 सही करने की कोशिश नहीं करनी, 25 सही हो रहे हैं, चलो दूसरे विषय की ओर चलते हैं। ठीक है, दूसरा विषय हिंदी में अपने 27-28 सही हो रहे हैं, हाँ नहीं हो रहे हैं, 25 हो रहे हैं, 27 करने की कोशिश करो, वो हो गया, चलो अगले पे चलते हैं, इसका रिवीजन करते रहना साथ साथ में। 18 हो रहे हैं संस्कृत में, चलो छोड़ो। गणित में अपने 15 हो रहे हैं, चलो छोड़ो। ठीक है, ये हो रहे हैं, चलो छोड़ो। ये मतलब अब आपकी परी शेप होगी, अब आपको डर नहीं लगेगा एग्जाम में, हाँ यार परी तो अपनी पास हो रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप क्या कर सकते हैं, इनका स्कोर फिर बढ़ाने की कोशिश करो। पहले परी वाला कब्जा करो कि कम से कम परी तो हमारी पास हो ही जाएगी, फिर आप इनको बढ़ाओगे। अब परी सिर्फ पास नहीं करनी, हमें अच्छे नंबर लाने, फिर आप इन 25 को 27 करने की कोशिश करो, 18 को 20 करने की कोशिश करो, बाद में कोशिश करना। यूं कि जब तक मेरी संस्कृत पूरी नहीं होगी तब तक मैं दूसरे विषयों को नहीं पढ़ूंगा, ये आपकी यहाँ पे गलत होगा, ये निर्णय गलत होगा। तो आप एवरेज सबको मैंने जो बताया उस अकॉर्डिंग लेके चलोगे तो आराम से क्या हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी आपको क्या करनी, ध्यान रखनी है, मैंने बता दिया। L1 और L2 दोनों की अपन ने यहाँ पे क्या कर ली, बात कर ली, किस प्रकार से कैसे करना है। बाकी चीजें हैं वो डायरेक्ट टारगेट कुछ मैंने आपको बताई, जिनको आप डायरेक्ट है पूरा विषय पढ़ना, जैसे मनोविज्ञान आपको पढ़नी है। साइकोलॉजी की बात की जाए तो 30 क्वेश्चन हिंदी के साइकोलॉजी के, मतलब 15 क्वेश्चन हिंदी के साइकोलॉजी के, 15 संस्कृत के, ये आप मान के चलो 30 क्वेश्चन ये हो गए। 30 की साइकोलॉजी होगी, 60 क्वेश्चन ये हो गए आपके। अब 60 में से आप चलो गलत हुए, ऐसा हुआ, 50 तो कम से कम यहाँ कर सकते हैं। 50 तो भाई L1 हो L2 हो वो यहाँ आप इसमें से कर सकते हैं, 50 क्वेश्चन तो कम से कम आप इसमें से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी 70 नंबर का मटेरियल L1 वाले है तो पर्यावरण और गणित और हुई 10 क्वेश्चन और मान के चलो, तो भाई 20 आए सर, यहाँ और भी कितने भी आए, लेकिन कम से कम सर ये 60 क्वेश्चन तो L1 वाले इसमें से आराम से कर सकते हैं, चाहे कितना ही कमजोर बच्चा है तो भी। ठीक है, L2 वाले हैं 50 क्वेश्चन आप भी आराम से कर सकते हैं। अब आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लो कि सर हम 60 यहाँ पे कर सकते हैं L1 वाले, तो हमें 40 नंबर और बढ़ाने, उसके लिए हमारे पास हिंदी की पूरी व्याकरण पड़ी है, हिंदी की व्याकरण में 15 क्वेश्चन आते हैं, 12 हम वहां से और कर लेंगे। अब सिर्फ हमें सर 28 क्वेश्चन बढ़ाने रहे, उसमें से हमारे पास ईवीएस पड़ा है, ईवीएस के 20 क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं, गणित पड़ी है 8 क्वेश्चन, ऐसे करके आपका सेट हो जाएगा, आराम से आप पास कर सकते हैं। तो परी के लिए किसी भी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं, परी सबकी पास हो जाएगी, परी सबकी पास हो जाएगी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए पढ़ोगे तो आराम से आपकी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ ये सोच के बैठे हम तो सी गोले भर के आएंगे हो जाएगी, तो कोई पेपर लेना और उसमें सी करके देख लेना, 40 क्वेश्चन सही होंगे, ज्यादा सही नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी। हाँ, आपने कुछ क्वेश्चन किए, अगर आप ऐसा कर सकते हैं भाई, ठीक है सर मैंने 20 क्वेश्चन किए थे, 30 नंबर का कोई था, 20 कर लिए, एक एग्जांपल है, मान लो कि 150 नंबर का सर पेपर था, मैंने उसमें से 100 क्वेश्चन एग्जैक्ट सही हो गए। अब पीछे बचे, यानी कि आता है नहीं आता फिर भी सी भरे नहीं, अब पीछे बचे उनमें क्या करूं, तो फिर उनमें फिर एक डिसीजन लेना, कभी ए भराना कभी भी ऐसा नहीं करना, फिर एक सीरीज में चल लेना कि या तो हम सभी में सी भरेंगे या सभी में बी भरेंगे, ए या डी के सही होने की संभावना थोड़ी कम होती है। ठीक है, हालांकि वो आप देखोगे कितने सही हुए, उसके अकॉर्डिंग में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ये फिलहाल आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं बाद में आपको वो बता दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको बता दी, इसके लिए आपके अभी भी आपके पास समय है, आप बैच ज्वाइन करके भी बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़ सकते हैं, सारा कंप्लीट कोर्स करवा दिया है, बढ़िया अच्छे प्रकार से शानदार तरीके से उसको आप पढ़ो, 2 क्लासे लो, दिन में 4 लो 5 लो, एकदम नया बैच है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। शिक्षण विधियों का अलग से कर लिखूंगे, समय बच्चों के पास कम रहेगा तो अलग से कोई शिक्षण विधियां पढ़ना चाहे सिर्फ शिक्षण विधियां पढ़ लो, अलग से कोई मनोविज्ञान पढ़ना चाहे सिर्फ मनोविज्ञान पढ़ो। बाकी टेस्ट है वो आप पिछले सालों के पेपर कैसे आते हैं वो यहाँ पे आप आराम से क्या कर लेना, देख लेना, जिससे आपको आइडिया लग जाए। और भी जो सूचना होगी वो टेलीग्राम पे दी जाएगी। आप भी किसी वीडियो पे टॉपिक चाहते हैं सर ये कुछ बताइए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसके बारे में भी आपको जरूर बताऊंगा। बाकी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहा, समझने वालों के लिए चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें थी, बहुत गहन थी, इनको समझ जाओगे तो आराम से आप पास कर जाओगे। धन्यवाद।